गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बयाना। बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड प्रबंध का टॉपिक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रकृति एवं सिद्धांत का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसमें इसकी अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करते हैं। सामान्य अर्थ में संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी संस्था के संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों में इस प्रकार संबंध स्थापित करता है कि न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जा सकें। अतः संगठन की कई विद्वानों ने परिभाषा दी हैं, जिनमें प्रोफेसर डेविस के अनुसार है संगठन एक व्यक्तियों के समूह के रूप में उन्होंने एक परिभाषा दी है। डेविस जी ने, डेविस के अनुसार है संगठन व्यक्तियों का एक समूह है जो एक नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करते हैं। ये संगठन व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषा दी है। दूसरी परिभाषा दी है जो है संगठन एक कार्य प्रक्रिया के रूप में, जो कि हमारे व्यावसायिक जगत में संगठन एक कार्य प्रक्रिया के रूप में ही चलता है। उसमें उर्विक के अनुसार किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं को विभाजित करना तथा व्यक्तियों को सौंपी गई क्रियाओं को समूह में व्यवस्थित करना संगठन है, उसको हम संगठन कहते हैं। प्रोफेसर गुलक ने भी एक परिभाषा दी है कि संगठन वह प्रबंध प्रक्रिया है जिसके द्वारा इकाइयों तथा कर्मचारियों के बीच कार्यों का विभाजन अर्थात श्रम विभाजन किया जाता है। तत्पश्चात इन इकाइयों एवं कार्यों को एक एकीकृत तंत्र समन्वय के निर्माण के लिए संबद्ध किया जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रबंधकीय कार्य के रूप में संगठन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी संस्था की संपूर्ण क्रियाओं को निश्चित एवं वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न व्यक्तियों के बीच अधिकारों एवं दायित्वों का विभाजन किया जाता है तथा उन सभी व्यक्तियों के बीच आपसी संबंधों की स्थापना की जाती है। इस तरह से ये आपकी संगठन के अर्थ एवं परिभाषा समझ सकते हैं। अब इसमें टॉपिक में अगला बिंदु है संगठन के सिद्धांत। संगठन के सिद्धांत कौन कौन से हैं और ये किस तरह से कार्य करते हैं। WP लेनार्ड के अनुसार संगठन के सिद्धांतों का आशय उन प्रमापों से है जो निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने तथा संचालन के लिए योजना एवं संरचना के निर्माण में उच्च स्तर की समानता बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रत्येक संगठन के लिए इन सिद्धांतों का बहुत अधिक महत्व है। ब्रिज के अनुसार यदि संगठन की संरचना के लिए किसी व्यवस्थित विधि का होना आवश्यक है तो कुछ सर्वमान्य सिद्धांत अवश्य ही होने चाहिए। ये सिद्धांत का वर्णन हमने निम्नानुसार किया है, जिसमें पहला सिद्धांत है संगठन का उद्देश्य का सिद्धांत। संगठन का प्रथम सिद्धांत यह कहता है कि संगठन के प्रत्येक विभाग एवं उपविभाग के उद्देश्य निश्चित होने चाहिए तथा ये उद्देश्य संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप ही होने चाहिए। दूसरा सिद्धांत है विशिष्टीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर संगठन की अधिकाधिक कार्य कुशलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से एक कर्मचारी को वही कार्य सौंपना चाहिए जिसको करने में वह कुशल हो। इसके अतिरिक्त जहाँ तक संभव हो एक व्यक्ति को एक ही कार्य सौंपना चाहिए। इस सिद्धांत के पालन से कम खर्च पर अधिकाधिक सफलता के साथ लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा सिद्धांत है समन्वय का सिद्धांत। सभी संगठनों का अंतिम उद्देश्य सरलता से सुंदर समन्वय करना होता है।
अतः संगठन के प्रत्येक विभाग तथा कर्मचारियों में समन्वय स्थापित होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विक्रय संगठन व संस्था के अन्य विभागों में भी समन्वय स्थापित होना आवश्यक है। अगला चौथा सिद्धांत है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। इस सिद्धांत से आशय कर्मचारियों की उस संख्या से है जिसका एक प्रबंधक द्वारा सफलतापूर्वक नियंत्रण किया जा सके। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ग्रे कुनाज हैं। उनके अनुसार कोई भी अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से 5 और अधिक से अधिक 6 अधीनस्थों से अधिक का निरीक्षण नहीं कर सकता है। अतः संगठन के सिद्धांतों के प्रतिपादक उर्विक ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उच्चाधिकारियों के सहायक कर्मचारियों की आदर्श संख्या 4 है तथा संगठन के निम्न स्तर पर जहां कार्यों का निष्पादन किया जाता है ना कि निरीक्षण, ये संख्या 8 से 12 तक हो सकती है। अगला सिद्धांत है इसका व्याख्या का सिद्धांत। टेलर के अनुसार प्रत्येक संगठन में प्रत्येक स्थिति स्पष्ट रूप से लिखित होनी चाहिए। संगठन के किस व्यक्ति को क्या कार्य करना है तथा उसके क्या अधिकार एवं दायित्व होंगे। इसके अतिरिक्त संगठन में एक दूसरे कर्मचारी के बीच क्या संबंध होंगे आदि की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर लेनी चाहिए। और अगला 6वां सिद्धांत है आदेश का सोपानिक सिद्धांत। अच्छे संगठन में ऊपर से नीचे तक औपचारिक अधिकार रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। संगठन में यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किसकी अधीनता में कार्य करेगा। अधिक स्पष्टता की दृष्टि से एक संगठन के उच्चाधिकारियों, निम्नाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आपसी संबंधों को स्पष्ट कर लेना चाहिए। अगला सिद्धांत है आदेश की एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। एक सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति एक ही समय में 2 अधिकारियों की सेवा नहीं कर सकता है। संगठन के कुशल संचालन के लिए एक ही अधिकारी से आदेश एवं निर्देश प्राप्त होने चाहिए। जब एक से अधिक अधिकारियों से आदेश मिलता है तो व्यक्ति किसी भी अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्य को उचित रूप से पूरा नहीं कर सकेगा, फलतः संगठन का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। अतः ये सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांतों में आता है। अगला सिद्धांत है 8वां अधिकार व दायित्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये बताता है कि अधिकार एवं दायित्व साथ साथ होने चाहिए। केवल दायित्व निर्धारित कर देने से ही कार्य पूरा नहीं हो सकता। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिकारों का दिया जाना भी आवश्यक है। यदि अधिकार एवं दायित्व दोनों समानुपात में भी ना दिए गए तो व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं कर सकेगा। अतः अधिकार एवं दायित्व सिद्धांत यह कहता है ये समान रूप से साथ साथ चलने चाहिए और आनुपातिक रूप से दोनों की संख्या समान होनी चाहिए। अगला सिद्धांत है इसमें अंतिम दायित्व का सिद्धांत। 9वां सिद्धांत है अंतिम दायित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधीनस्थों के कार्यों के लिए उच्चाधिकारियों का अंतिम दायित्व होना आवश्यक है। यद्यपि विशिष्टीकरण के सिद्धांत का पालन करके कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है तथा अधिकार एवं कर्तव्यों का भी निर्धारण कर दिया जाता है, परंतु अंतिम दायित्व अधीनस्थों के अधिकारियों का ही रहना चाहिए। अगला सिद्धांत है 10वां अपवाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता टेलर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए अधीनस्थों को अधिकार दे दिए जाने चाहिए तथा अपवादपूर्ण एवं महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय करने के कार्य उच्चाधिकारियों पर छोड़ देने चाहिए। ये सिद्धांत ये संगठन में
अधिक कार्यकुशलता से कार्य करने के लिए इस सिद्धांत की उपयोगिता सिद्ध होती है। अगला सिद्धांत है एकात्मक निर्देश का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की एक ही योजना होनी चाहिए और संगठन के प्रत्येक विभाग को इसी योजना के अनुसार कार्य करना चाहिए। अर्थात प्रत्येक कोई भी बिजनेस इंडस्ट्री या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कार्य एक योजना के तहत होना चाहिए और प्रत्येक विभाग को उस योजना के अनुसार ही कार्य सौंपे जाने चाहिए। अगला सिद्धांत है इसका 12वां, अनुरूपता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? एक कुशल संगठन संरचना के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों के अधिकार एक दूसरे से न टकराएं। समान दायित्व वाले अधिकारियों के अधिकार भी समान ही होने चाहिए। अनुरूपता होने से ही कार्यों का समुचित निष्पादन संभव होता है। पहला 13वां सिद्धांत है इसका, सरलता का सिद्धांत। संगठन का ढांचा सरल हो ताकि प्रत्येक कार्य के निष्पादन में कम से कम समय एवं खर्च लगे। सरलता के अभाव में संदेशों के आदान प्रदान में भी कई कठिनाइयाँ सामने आती हैं। अतः सरलता का सिद्धांत भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला 14वां सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। संगठन एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। अतः संगठन ऐसा होना चाहिए जो व्यवसाय की आवश्यकताओं को निरंतर पूरा कर सके। इस उद्देश्य से संगठन संरचना ऐसी हो कि संस्था की आवश्यकता अनुसार इसे परिवर्तित किया जा सके तथा इस प्रकार परिवर्तन करते समय संगठन के कार्यों में कोई बाधा उपस्थित नहीं हो। अगला सिद्धांत है इसका 15वां, समुचितता का सिद्धांत। संगठन की संरचना संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्योल ने किया है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार मानवीय एवं भौतिक संगठन उपक्रम के उद्देश्यों, साधनों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। हेनरी फ्योल जो कि प्रबंध के सिद्धांतों के जनक माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि मानवीय एवं भौतिक संगठन उपक्रम के उद्देश्यों, साधनों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप ही होना चाहिए। अगला और अंतिम संगठन का सिद्धांत है लचीलापन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। संगठन की संरचना लचीली होनी चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार उसे बदला जा सके एवं संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सके। इस तरह से आज हमने इसमें संगठन के सिद्धांतों में 15 सिद्धांतों का अध्ययन किया है, जिसका हमने प्रत्येक सिद्धांत का वर्णन किया है। आज हमने इस आपके टॉपिक में संगठन की अर्थ एवं परिभाषा और इसके बाद संगठन के सिद्धांत कि एक संगठन किन सिद्धांतों पर कार्य करना चाहिए व्यावसायिक जगत में, महत्वपूर्ण व्यावसायिक जगत में। संगठन भी अब कहते हैं साहब के राजनीतिक संगठन भी होते हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। राजनीतिक संगठनों की कार्य प्रणाली अलग होती है, जबकि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो भी होते हैं वो बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं। बिजनेस का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और इन संगठनों का उद्देश्य लाभ कमाना महत्वपूर्ण उद्देश्यों में माना जाता है। तो हमारा यहाँ आशय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के संगठनों से है और ये संगठन निरंतर रूप से प्रत्येक कंपनी में, प्रत्येक व्यावसायिक जगत के क्रियाविधि में संगठन का होना बहुत
जरूरी है, जिससे कि अगर संगठन नहीं होगा किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, एक जहाँ व्यक्तियों का समूह कार्य करता है किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए, उसे ही हम संगठन कहते हैं, जिसमें क्रियाओं का विभाजन किया जाता हो और उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता हो और अधिकतम लाभ कमाने का उद्देश्य निर्धारित किया जाता हो, तो वो संगठन के रूप में ही देखा जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।